तो हेलो, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलोड स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 340 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लूफेंग उन सब से फाइट कर रहा होता है और वहाँ पर दो अनडाइंग बेंग भी होते हैं जो कि उस टीम में होते हैं। और लूफेंग नाला इंसान को मार चुका होता है और ये सब लूफेंग के कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहा होता है और उसका प्लान सक्सीड हो चुका होता है। लूफेंग इन्हीं सब के बारे में सोच रहा था, फिर वो उसी किंगसिंग अनडाइंग की ओर बढ़ता है और उस पर अपने फॉर्मेस हाउस एंशिएंट टाइम से अटैक कर देता है, क्योंकि उसने अपने बॉडी को फिर से रिफॉर्म कर लिया होता है और वो अभी प्रेशर उस पर बना ही रहा होता है और अपने पावरफुल क्लॉज से उस पर अटैक कर देता है और उसको अपने 9 ब्लेड से डिफेंड के रूप में यूज करता है। यहाँ दिखाया जाता है कि उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो पीछे हो जाते हैं, लेकिन फिर से अपने बॉडी को रिगेन कर लेता है और किंगसिंग अनडाइंग लूफेंग की तरफ देखने लगता है और वो कहता है, ह्यूमन सेक्टर लॉर्ड, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें मार नहीं पा रहा हूँ। फिर वो लूफेंग की तरफ लाइट बन के उधर जाता है और हमें लूफेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने बीस्ट गॉड प्रोडक्शन को यूज करता है और किंगसिन जो कि अनडाइंग होता है वो अपने दांतों को पीसते हुए कहता है कि तुम सिर्फ एक सेक्टर लॉर्ड्स के बंदे हो, यहाँ पे तुम्हारी बॉडी मेरे अटैक को विथ स्टैंड नहीं कर सकती। अब लूफेंग बीस्ट गॉड आर्मर को शील्ड के रूप में यूज कर रहा था, उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था और बीस्ट गॉड आर्मर के मुताबिक उसकी अभी जो स्ट्रेंथ वो लो लेवल ऑफिशियल अनडाइंग जितनी हो चुकी होती है। और फिर लूफेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि इसको मारना तो बहुत ही मुश्किल है, एक पाइनिकल जेनर अनडाइंग वो तो बहुत ही मुश्किल होता है इसको मारने के लिए। मैंने इसको बॉडी को 7 बार टुकड़ों में कर दिया है, लेकिन ये बार बार अपने बॉडी को रिगेन कर रहा है। ऐसा लगता है कि इसने अपने स्ट्रेंथ का कई सारा हिस्सों को गवा दिया होगा। और लूफेंग कहता है कि यहाँ पे बिना स्टार ईटिंग प्लांट के इसको मारना बहुत ही मुश्किल है। और दिखाया जाता है कि चारों तरफ हॉल होने लगती है और यहाँ पे दूसरी तरफ स्केल अनडाइंग होता है, वो भी मारा जाता है और यहाँ पे बचा एक अनडाइंग और दूर से सूफ एंड बॉय लूफेंग की तरफ आते हैं और कहते हैं यांग यांग, वो मेंटली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब ये सभी स्केल बिंग होते एनर्जी लाइफ फॉर्म जो कि अपने फ्लेश और ब्लड को लाइफ फॉर्म्स को रिगेन करते हैं बिना किसी अनडाइंग बॉडी के। ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है लूफेंग को जहाँ पे वो सारी बातें समझा रहे होते हैं और फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे तुम्हारी जो अनडाइंग प्लांट है उसकी हेल्प करके तुम इसके बॉडी को डिस्ट्रॉय करो, फिर इसके बॉडी को स्वेट कर दो, इसके पूरे बॉडी के एनर्जी को अपने अंदर स्वेलो कर दो। नेचुरली जब वो स्वेट होगा तो नेचुरली मारा जाएगा और यही क्विकेस्ट मेथड है। लेकिन वो कहता है कि पहले मैं इसके साथ खुद को ट्रेन करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ी देर रुको। अब ये सुनकर वो दोनों बंदे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और यहाँ पे जाते हैं अपने उन्हीं आर्मी की मदद करने के लिए। और यहाँ पे लूफेंग असल में मारना चाहता तो अपने अनडाइंग प्लांट से मार सकता था, लेकिन असल में लूफेंग तो इसके साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब दिखाया जाता है किसी सोल्जर को जो कि अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं कि जल्दी से भागो, यहाँ पे ह्यूमन सोल्जर हमें मारने वाले हैं। अब रिमेनिंग जितने भी क्यूसी होते हैं वो भी ये देखकर शॉक हो जाता है कि यहाँ पे 2 अनडाइंग उसकी तरफ आ रहा है और अगर वो 2 अनडाइंग उसके साथ इस सेक्टर और बंदे के साथ मिलकर उस पर अटैक करेगा तो वो मारा जाएगा। उसके पास कोई रास्ता नहीं है भागने के अलावा और वो भाग भी नहीं पाएगा। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लूफेंग कहता है कि कहाँ जा रहे हो, तुम भाग नहीं सकते हो। और दिखाया जाता है कि उसकी वर्ल्ड प्रोजेक्शन जहाँ पे किंगसिंग अनडाइंग की फ्लाइंग एबिलिटी भी नेचुरली अफेक्ट होती है। लूफेंग अपने आप को बूस्ट करता है, उसको पकड़ लेता है। अब अनडाइंग कहता है कि ह्यूमन मुझे फोर्स मत करो, तो लूफेंग कहता है कि क्या तुम सेल्फ डिस्ट्रॉय करने वाले हो। अब ह्यूज सिंगल हॉल लिजार्ड उसकी तरह बढ़ता है और यहाँ पे वो किंगसी को पकड़ लेता है। ये बिल्कुल ही टोफू के जैसा होता है, लेकिन क्या करे वो हर बार डिस्ट्रॉय होता है, हर बार अपने बॉडी को रिफॉर्म कर लेता है। लेकिन इसमें भी अनडाइंग एनर्जी की जरूरत होती है, वो हर बार ऐसा नहीं कर सकता, उसकी भी लिमिट होती है। यहाँ पे वो कहता है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं
नहीं कर सकता हूँ। और वो जोर से हॉल करता है और वो खुद को लू फेंग के साथ सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे फिर से बीस्ट गॉड प्रोजेक्शन आता है, उस पर अटैक कर देता है। अब उसके अंदर पेन और भावना ये दोनों होती है। वो चाहता कि वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दे, लेकिन अभी वो इतना करीब नहीं था और वो इतने दूर से नहीं कर सकता था। यहाँ पे अनडाइन को दिखाया जाता है जो कि फिर से अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लेकिन लू फेंग तो उसे फिर से डिस्ट्रॉय कर देता है और इसमें वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। अब एक्सप्लोजन यहाँ पे चारों तरफ क्रम्बल होने लगती है और दिखाया जाता है पाइनिकल जनरल अनडाइन एक्सप्लोजन उसके नॉर्मल अटैक से 1000 ऑफ टाइम ज्यादा पावरफुल होता है। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि इस पाइनिकल जनरल अनडाइन को मारने में थोड़ी दिक्कत तो आती है और हमें बताया जाता है कि उसने आपको सेल्फ डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे डिस्टेंस में सू फैन और यहाँ पे बोए होते हैं, वाकई कहते हैं कांग्रेचुलेशन यंग, तुमने यहाँ पे पाइनिकल जनरल अनडाइन को अकेले मारा है, ये इतना भी आसान नहीं है, यहाँ तक कि हम दोनों को भी अपने स्ट्रेंथ को कंबाइन करना पड़ गया था। तो लू फेंग उन सब की तरफ देखता और कहता कि क्या तुम्हें भी अपने स्ट्रेंथ को कंबाइन करना पड़ता है? तो सेन फैन कहता कि हम 1 वर्सेस 1 अपने स्ट्रेंथ से किया जाए तो ये क्लोजली मैच होता है और एक पाइनिकल जनरल को अकेले मार पाना ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके टुकड़े भी क्यों ना हो वो अपने बॉडी को फिर से रिगेन कर सकता है, क्योंकि उसके पास अनडाइंग एनर्जी होती है और नॉर्मल जनरल्स अपने अनडाइंग एनर्जी से अपने आप को 10 बार फिर से रिफॉर्म कर सकते हैं, जो कि उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको भागने का भी चांस होता है, जब उसे लगता है कि वो 1 वर्सेस 1 में नहीं जीत सकता तो यहाँ पे उसके पास एक ही चांस होता है कि यहाँ से भाग जाए या फिर खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके एनिमी को भी साथ ले डूबे। इस तरह से उसका एनिमी मारा जाएगा, उसका बलिदान भी जाया नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसको मारने के लिए हम दोनों को साथ में मिलकर मारना पड़ता है। यहाँ पे उनमें कई सारी बातें होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ, क्योंकि यहाँ से वैसे भी लू फेंग अब जाने वाला है। अब यहाँ पे लू फेंग उससे कहता है कि सू फैन बॉय, मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरा समय आ गया है मुझे जाने का। तो ये सुनकर वो दोनों जिन्ना शौक हो जाते कि क्या जाने वाले हो? यहाँ पे वो चाहते तो थे कि लू फेंग उसके साथ है, लेकिन वो पूछते कि क्या अभी जाना चाहते हो? अब यहाँ पे वो बहुत ही क्लियर थे कि यहाँ पे उसके साथ रहना बहुत ही चांसेस कम है। तो लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि यहाँ पे मैं तुम सबसे मिला और तुम लोग मेरे यांजी कॉन्टिनेंट पे पहले दोस्त हो, मेरे पास अलग अपने प्लान है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बोए कहते हैं कि हाँ हम जानते हैं सबके पास अपने अपने गोल्स होते हैं यंग, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, यहाँ पे अपने रिटायरमेंट तक जिंदा है ना। और यहाँ पे लू फेंग भी स्माइल करता है और कहता है कि हाँ जरूर तुम सभी अपने रिटायरमेंट तक जिंदा होना। जिसके बाद लू फेंग वहाँ से गायब हो जाता है और बीम ऑफ लाइट बन के वहाँ से निकल जाता है। लू फेंग अपने शिप में बैठ जाता है और लू फेंग अभी फॉग आइलैंड के ऊपर होता है और अभी वो सोच रहा होता कि उसकी फोर्स इतनी हो गई कि किन्सी अनडाइन को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने पे मजबूर कर दिया है। अब लू फेंग को रियलाइज हो गया था कि उसके पास अभी इतनी पावर नहीं है कि वो साफ से एक पाइनिकल जनरल अनडाइन को मार सके, वो उसको मजबूर कर सकता है लेकिन उतनी जल्दी उसको मार नहीं सकता है। और वो सोचता है कि अभी वो बहुत ही कमजोर है, जितना उसने सोचा लू फेंग डिसाइड करता और कहता मैं खुद को ट्रेन करूंगा, मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मुझे पहले फॉग आइलैंड पे खुद को ट्रेन करना है और जब मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊंगा तो मैं मेन कॉन्टिनेंट में जाऊंगा। अब तभी यहाँ पे वाता को दिखाया जाता जो कि उस माउंटेन रेंज की ओर इशारा करती है। लू फेंग उस शिप को लेकर उस माउंटेन रेंज की ओर निकल जाता है और दिखाया जाता है कि वहाँ एक बड़ा सा केव होता है जिसमें बहुत लंबे टाइम तक कोई भी नहीं रहा होता है और प्रोबेबली बहुत समय पहले यहाँ पे बहुत बड़ी टीम आई होगी। अब लू फेंग अपने हाथों को उठाता और कहता चलो आज से ये मेरा बेस होने वाला है, स्टार ईटिंग प्लांट यहाँ के पूरे केव को भर दूं, यहाँ पे मेरे अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए इस केव में। अब गोल्ड स्टार ईटिंग प्लांट उस आइलैंड और केव पे जाता है, अपने ऑर्डर को फॉलो करता है और उस पूरे के पूरे केव को ही ढक देता है। यहाँ पे किसी को पता होना चाहिए कि अभी जो प्लांट है वो सूरज से भी भरी होती है और यहाँ पे केव को सिंपली ढकना ये उतना भी मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि पूरी की तरफ हेवीली लेयर प्रोडक्शन बन जाता है। लू फेंग के पास तो स्कैनिंग डिवाइस भी होती है जिसकी डायमीटर 1 मिलियन किलोमीटर होती है। लू फेंग आराम से अपना सुपर स्कैनिंग एरिया 10,000 किलोमीटर को आराम से कर सकता है। अब लू फेंग की डिवाइस आफ्टर ऑफ यहाँ के टॉप एंड डिवाइसेस में से आया करती है जो कि नेचुरली स्मॉल और भी ज्यादा एडवांस हो जाती है। अब बताया जाता है कि यहाँ पे आपको पता ही है लू फेंग ने 2 स्कैनर लाए होते, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, और छोटा वाला कम रेंज में करता है लेकिन उसकी
स्कैनिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। यहाँ पे लू फेंग के पास स्टार्टिंग प्लांट प्रोटेक्शन भी होती है और फिर लू फेंग उस बेस पे अपना बना लेता है और कहता है कि मुझे खुद को यहाँ ट्रेन करना होगा, मुझे यहाँ किसी पे अटैक नहीं करना है और जब भी यहाँ पे कोई अटैक करेगा तो यहाँ पे मुझे पता ही चल जाएगा और मेरे पास तो स्टार्टिंग प्लांट है जिससे मैं और भी ज़्यादा सेफ होने रहूँगा। और फिर हमें सीन चेंज के बताया जाता है कि लू फेंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो जाता है और लू फेंग ने अपने सर्वाइवल एक्सपीरियंस से कई सारे वर्चुअल मेश नेटवर्क से बारे में जाना होता है और लू फेंग ने अपने एक्सपीरियंस को उसमें मिला लिया होता है। लू फेंग अपने रूल्स बना लेता है अपने ट्रेनिंग और सर्वाइवर्स को कि आखिर वो आउटर रीजन में कैसे रिएक्ट करने वाला है। अब बताया जाता है कि लू फेंग हर बार हंट करता, बैटल करता, वो यहाँ पे रुकता कम से कम 10 दिन और यहाँ पे आधे महीने तक रुकता या फिर हो सकता है कि 1 महीने तक हो सकता है। और यहाँ पे सबसे लंबा लू फेंग 3 या 5 महीना का टेस्ट लिया करता था जो कि हर एक फाइट के बाद होती है और लू फेंग अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि किसी को पता होना चाहिए अनडाइंग बॉडी मोस्टली 2 और 3 में होती है और यहाँ पे लू फेंग अकेला ही उन सबको मारने गया होता है, लेकिन यहाँ पे लू फेंग सिंपली बीस्ट गोल्ड आर्मी को यूज कर रहा होता है और अपने ब्लेड वर्क को भी बैटल में अनलीज करता है। लू फेंग की स्ट्रेंथ बीस्ट गोल्ड आर्मी को यूज करने के बाद नियरली ऑफिशियल लेवल की जितनी आ जाती है जो कि लो लेवल ऑफिशियल होती है और सेक्टर और पाइनिकल की देखी जाए तो उसकी एनर्जी उससे कमजोर होती है और यहाँ पे लू फेंग एक्चुअली स्ट्रॉन्गर होता है उन सारे पाइनिकल जो अनडाइंग से। अब लू फेंग ने अपने क्लोज कैमरेट को भी बढ़ाना शुरू कर दिया था। लू फेंग के पास सोल्जर आर्मर थी जो कि उसकी स्ट्रेंथ को 1000 टाइम्स सेक्टर और जितनी एम्पलीफाई करती है उसकी फाउंडेशन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई होती है यहाँ पे। प्लस उसके पास एम्पल लेवल बीस्ट गॉड प्रेजेंस थी, उसकी ब्लेड वर्क उसके ऑफिशियल अमाउंट ऑफ पावर को भी बढ़ा देती है और लू फेंग के पास तो अपनी खुद की क्लाउड कॉन्टेंट वाइन और साथ में स्टार्टिंग प्लांट भी होती है। अब टाइम पास होता है यहाँ पे जितने भी सर्वाइवर्स होते आउटर रीजन्स में तो यहाँ पे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से रह रहे हैं और एक ही झटके में हमें बताया जाता है कि लू फेंग को उस फॉग आइलैंड पे रहे हुए 100 ईयर पास हो जाते हैं। सीन चेंज का 100 ईयर्स बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग ने हंड्रेड्स ऑफ टाइम बाद हंटिंग किया होता है। जब शुरुआत में उसने अटैक करना शुरू किया होता है तो सिंपली वो अपने स्टार ईटिंग प्लांट पे भी रिलाई करता है अपने एनिमी को पूरी तरह से मारने के लिए। कभी कभी वो अपने से भी अपने ताकत से अनडाइंग बीइंग को मार देता था और ग्रेजुअली उसकी रेपुटेशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स जो कि फॉग आइलैंड पे मौजूद थे उनमें बढ़ने लगती है। जितनों को मारता या फिर कोई बचकर भाग जाता तो लू फेंग की नाम वहाँ पे सारे लोगों में फैल जाती और लू फेंग के बारे में कई सारे बंदों को पता लगने लगा था। अब यहाँ पे हमें सीन चेंज कर यहाँ फाइट का सीन दिखाया जाता जहाँ पे वो कहता है ये ह्यूमंस इसके पास तो स्टार ईटिंग प्लांट है, ये एक्चुअली ये अनडाइंग प्लांट को यूज कर रहा है और वो कहता है कि मैं सीनियर ऑफिशियल लेवल अनडाइंग यहाँ पे अनडाइंग प्लांट है जो कि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैंने कभी भी नहीं सुना है कि एक बंदे के पास अनडाइंग स्टार प्लांट है। अब लू फेंग ने इन सारे कई समय पे इन सबको मारा होता है, इन सबको लपेट के इन सबको मारना शुरुआत कर दिया होता है। अब कई सारे अनडाइंग बीइंग यहाँ फॉग आइलैंड पे अपने अलायंस को भी बनाते हैं जिनमें की 2 टीम्स होती हैं या फिर हो सकती है उसमें कई सारे 4-5 अनडाइंग बीइंग होते हैं, कोई में 6-7 होते हैं और उनके स्ट्रेंथ भी अलग अलग होती है और लू फेंग उन्हीं छोटे पहले टीम पे अटैक करता है। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है लू फेंग को जहाँ पे अनडाइंग बीइंग से फाइट कर रहा होता है और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लू फेंग ने कई सारे अनडाइंग बीइंग को मारा होता है। कभी कभी तो किसी अनडाइंग बंदे को अपने 5% अनडाइंग एनर्जी तक को बर्न करने पे मजबूर कर देता है, लेकिन फिर भी लू फेंग उनके हाथों से भाग जाता है और क्या होता लकली मुझे यहाँ पे मेरा एम अपने आप को ट्रेन करने का है। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पॉइंट सेकेंडरी है, यहाँ जितने ज़्यादा अनडाइंग होंगे उतने ज़्यादा अच्छा होगा मुझे खुद को ट्रेन करने के लिए। देखा जाए तो लू फेंग का हर एक बैटल लाइफ और डेथ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होता है और यहाँ पे लू फेंग अगर केयरलेस होता है तो लू फेंग भी मारा जाता है, लेकिन लू फेंग अपने लिए एक्सपीरियंस गेन कर रहा होता है और कई बार तो लू फेंग को बहुत ही खतरों का सामना करना पड़ता है। 3 टाइम्स ऐसा भी आया था जबकि लू फेंग के साथ बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो गई थी। वहाँ पे अनडाइंग के हाथों घेरा गया था और वहाँ पे पहले से अनडाइंग ने लू फेंग के लिए ट्रैप भी चाहा था, लेकिन लू फेंग इसके बारे में जान चुका था। बस खुद को ट्रेन करने के लिए वो उस ट्रैप में फंसने को भी तैयार था। लू फेंग के लिए इंटेंट के साथ उन सब
सबको मारता। उसके पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो उन सबसे सर्वाइव कर पाता। इसके पास अभी अर्थ बॉडी थी, फिर भी वो सर्वाइव कर जाता। अब थर्ड टाइम यहाँ पे बताया जाता है कि 100 साल में सबसे खतरनाक था। उस वक्त लू फेंग के पास 4 अनडाइंग बीइंग आ चुके थे जो कि वहाँ पे लू फेंग पे अटैक कर देते और उसके लिविंग शिप को भी डिस्ट्रॉय कर दिए होते। यहाँ पे दिखाया जाता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ सेक्टर लॉर्ड्स, डोमेन लॉर्ड, यूनिवर्सल लेवल लू फेंग पे अटैक कर देते हैं और लू फेंग का बैटल 4 अनडाइंग से हो चुका था और सडनली उसी वक्त दिखाया जाता है कि फ्लिंग सेक्टर लॉर्ड वहाँ पे बग क्लैन मदर नेस्ट आ चुका होता जहाँ पे सेक्टर लॉर्ड पाइनिकल बग सोल्जर्स के पास 3 लाख सेक्टर लॉर्ड पाइनिकल होते हैं और एक ही साथ कंबाइन किया जाए तो अर्थ को भी नहीं बचाया जा सकता है। और लू फेंग ने इस बग आर्मी का यूज किया होता ताकि वो अपने आप को बचा सके और इसी कारण लू फेंग बच पाया था। और ऐसे ही कई सारी कहानी होती है जो कि ऐसे ही फाइट की होती है, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। और आफ्टर में सीन चेंज कर बताया जाता है कि लू फेंग अभी अपने माउंटेन रेंज में ही होता है और आफ्टर में सीन चेंज कर माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अभी बैठा होता है और एक और माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 3 बीस्ट होते हैं जिनमें से एक ह्यूमन बॉडी होता है, वहीं पे वुमेन और एक और डेमन रेस होता है। अब यहाँ पे वो कहती है बूसिया मारा गया, क्या ये वही स्टार ईटिंग सेक्टर लॉर्ड? अब लू फेंग का नाम स्टार ईटिंग सेक्टर लॉर्ड से यहाँ मशहूर हो गया था क्योंकि लू फेंग के पास स्टार ईटिंग प्लान था। अब यहाँ पे वो सब बात करते हैं कि यहाँ पे हमारा लक बहुत ही बुरा है, यहाँ पे 36 ईयर में हमने उस बंदे से 3 टाइम्स मिला, यहाँ पे सिंपली अनलकी है। इस बैटल के दौरान यहाँ पे 2 बार तो हम लोग मैनेज कर गए सर्वाइव करने में, लेकिन तीसरी बार जब हमारा उनका सामना हुआ तो हमारा BQ यहाँ मारा गया। स्टार ईटिंग सेक्टर लॉर्ड्स की इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट है, वो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्पीड से फास्ट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो यहाँ पे तीनों अनडाइंग डेमंस वहाँ बैठे हुए तो कहते हैं कि हाँ उसकी इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट है, अगर यहाँ पे हम लोग फिर से उससे मिलेंगे तो हमें डर है कि, और वो सभी चुप हो जाते हैं और उन्हें पता चल गया होता है लू फेंग की पावर और लू फेंग की जितनी भी होती कल्टीवेशन जितनी स्पीड से बढ़ रही होती ये भी पता चल गया होता है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि एटमोस्फेयर बहुत ही टेंस हो चुका था, वहाँ पे 13 टेरिफाइंग बीइंग्स होते फॉग आइलैंड पे जो कि पहले ही वहाँ लू फेंग को आर्मी से पता चल गया होता है। अब 12 ऑफिसर लेवल अनडाइंग और एक सेक्टर लॉर्ड स्टार ईटिंग प्लांट वाला बंदा, यहाँ पे वो सब कह रहे थे कि यहाँ पे वो उसका सामना नहीं कर सकते लेकिन वो करना चाहते उसको मारने के लिए, क्योंकि जो भी मारेगा उसकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी। और फिर में सीन चेंज कर जो उससे माउंटेन रेस का सीन दिखाया जाता है जो कि लू फेंग का ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। लू फेंग उस पैलेस से बाहर निकलता है, स्ट्रेच करता है और कहता है कि मेरी जो अफेक्ट 1200 सालों की स्टडी जो प्राइमर केओस मैंने की थी उसकी वजह से मेरी फाइटिंग और किलिंग इंटेंट बहुत ही अच्छी हो चुकी है। और वो कहता है डेमन अनडाइंग तुम्हारे बेस में से 120 मिलियन किलोमीटर ही दूर है, मैं आराम से तुमको एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और यहाँ पे मैंने तुम पे कई सारे अटैक्स भी किए हैं। अब लू फेंग डेमन वाले के पास ही रह रहा होता है, लू फेंग के पास सर्विलेंस कैमरा होता है, उसकी वजह से वो आराम से उन सब पे नजर बनाए रख सकता है। यहाँ पे लू फेंग एक्साइटेड होता है और कहता है कि चलो यहाँ पे मेरी कोई ब्लेड वर्क में प्रोग्रेस हो गया है फिर नहीं। यहाँ पे वो कहता है कि इन सबको मारा, इन अनडाइंग बीइंग को मारना तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे कोई भी चैलेंज नहीं है, इसी कारण में फुल टेस्ट ऑफ माई ब्लेड वर्क नहीं हो पाएगी। यहाँ तक कि ये थ्योरी सिंपल है कि ये स्ट्रॉन्ग एनिमी नहीं होगा तो मुझे अपनी लिमिट नहीं पता चलेगी। और लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ पे ऐसी कई सारी बातें होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ जो कि फिर से जी लियोडो की टेक्निक के बारे में होती है और 7 ब्लेड्स के बारे में होती है जिसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अब लू फेंग स्माइल करता हुआ अपने स्टार्टिंग प्लान की तरफ देखता है जहाँ पे वो उस केव से निकल के लू फेंग के अंदर आ जाता है। लू फेंग की आंखें चमकती और कहते हैं कि यहाँ पे चलो टाइम हो चुका है मेरे ब्लेड को टेस्ट करने के लिए। और सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है जो अपने ब्लैक डिश शिप को लेकर सब लाइट की स्पीड से फॉग आइलैंड के ऊपर जा रहा होता है। और यहाँ पे हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग को सारी चीजें बताती है। लू फेंग वहाँ पे एक माउंटेन रेंज पे एक टीम है जहाँ पे 4 अनडाइंग बीइंग है, तो हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये तो बहुत ही कमजोर है। मतलब आप लोग समझ लो कि लू फेंग की पावर कितनी हो गई है कि वो 4 अनडाइंग की टीम के बंदे को बोल रहा है कि वो बहुत ही कमजोर है। अब लू फेंग वहां से आगे बढ़ रहा होता है, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि फिर से बताता है उसे क्या आते कि लू फेंग यहाँ पे 6 अनडाइंग बीइंग है जो कि हमसे 920 मिलियन किलोमीटर दूर है। अब लू फेंग फिर से कहता है जो कि बहुत ही शौकीन है कि क्या सिर्फ 6 ही, ये अभी भी इनफ नहीं है, यहाँ पे मुझे और भी ऑफिशियल लेवल अनडाइंग जाएंगे तभी मैं अपने ब्लेड वर्क को कंप्लीट कर सकूंगा। यहाँ पे जब लू फेंग 100 ईयर पहले फॉग आइलैंड पे रहा होता तो उसका भी टकरा ऑफिशियल लेवल
12 अंडाइन से होता है। अब यहाँ पे वाता की वॉइस फिर से कहती है कि यहाँ पे फॉग आइलैंड बहुत बड़ी है, यहाँ पे 12 ऑफिशियल है, आखिर तुम्हें उतना टकराना कितना आसान हो सकता है। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पर वाता कहती है कि लू फेंग यहाँ पे ये टीम इतनी भी बुरी नहीं है, उसमें 8 अंडाइन देंगे। तो लू फेंग रिप्लाई करता है कि यहाँ पे मुझे अपने ब्लेड को टेस्ट करना है, यहाँ पे किसी स्ट्रॉन्ग को ढूंढो। अब यहाँ पे जितने भी अंडाइन होते हैं वो जनरल कैटेगरी में होते हैं और यहाँ पे लू फेंग को ऑफिशियल वाले चाहिए होते हैं। अब तभी वाता उससे कहती है कि वाओ, यहाँ पे 990 मिलियन किलोमीटर दूर पे यहाँ पे 12 अंडाइन एक साथ है। लू फेंग से वो कहती है कि 12 अंडाइन लू फेंग ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, तुम उनके अटैक को विथ स्टैंड तो कर सकते हो लेकिन यहाँ पे तुम उनसे फाइट नहीं कर सकते, तुमने कभी भी इतने को सामना नहीं किया है, माना कि तुमने इम्प्रूव कर लिया है लेकिन यहाँ पे 10 अंडाइन को ही देखो। अब लू फेंग अपने डिटेल्स को देखता है क्वांटम कंप्यूटर पे और क्या आता है 12। अब लू फेंग क्या आता है और कहता है उन अंडाइन की तरफ देख कर कि 12 अंडाइन में से 3 रेसेस है जिनमें पहला इटर्नल ड्रैगन रेस, दूसरा काऊ रेस, तीसरा स्टार राइट रेस। अब इटर्नल ड्रैगन रेस फ्लेश और ब्लड लाइफ फॉर्म्स होते हैं जो कि 6 से 8 मीटर लंबे होते हैं और ब्लड ट्रस्टी होते हैं, उनका हेड कुछ एलिगेटर जैसा होता है। अब कू रेस के बारे में बताया जाता है जो कि रॉक लाइफ फॉर्म है जिनकी हाइट 15 से 20 मीटर लंबी होती है और यहाँ पे अलॉय से बने होते हैं, उनकी अपीयरेंस भी थोड़ी ह्यूमंस लाइक होती है और थोड़ी डेमंस लाइक जो कि सिंपली रॉक या ह्यूमंस होती है। तीसरा स्टार लाइट रेस जो कि एनर्जी लाइफ फॉर्म्स होती है जो कि वहाँ सोल अटैक कोई भी अफेक्ट नहीं कर सकती, जैसा मोसा क्लैन पे उसकी कोई सोल नहीं होती तो उस पर सोल अटैक काम नहीं कर सकता और ऐसे ही कई सारे होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ, वैसे भी ये लोग मरने वाले हैं। अब यहाँ पे तीनों एक ही साइड के होते हैं, बताया जाता है कि ये तीनों रेस बग क्लैन साइड से होते हैं जिनमें कि 8 इटर्नल ड्रैगन रेस, 3 काऊ और 1 स्टार लाइट से होते हैं। लू फेंग कहता है कि मेरे ब्लेड वर्क, चलो इसको टेस्ट करते हैं। बवाता भी जोर से कहती चलो चलते हैं। लू फेंग के सिर्फ उस माउंटेन रेंज की ओर निकल जाती है ताकि उन सबको मार सके। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर लू फेंग क्या उन 12 अंडाइन बीइंग को मार सकता है या फिर नहीं, या फिर लू फेंग उनमें से कुछ मारता है और कुछ भाग जाते हैं। लू फेंग क्या होने वाला है, क्या सक्सेसफुली उनको मार पाता है या फिर लू फेंग को अपने गोल्डन हंट बीच को निकालना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।